वेलकम टू क्लास नंबर 3। ग्रामर के बेसिक्स में आज अपने को देखना है सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि अभी तक हम लोग कई बार नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं कुछ बताते चल रहे थे। तो छोटा सा इसका ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। इनको डिटेल में इनके चैप्टर में देखेंगे विथ रूल्स, विथ पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। अभी जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है ना, अपने को स्ट्रक्चर्स, बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए ताकि जब इसके डीप में थोड़ा सा उतरें तब अपने को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एटलीस्ट टर्म्स से अपना अपन जो है वो फेमिलियर होने चाहिए। तो आज अपने को देखना है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। ये तो सेंटेंस के टाइप हो गए। इनको एग्जाम्पल से, मतलब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डीप ग्रामर क्या है, उससे अपने को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस दिखता कैसा है, क्योंकि उस तरह के एग्जाम्पल्स फिर आपको जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे तो दिखेंगे। अब एक अपनी एग्जाम में कोई पहचानना तो होता नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, पर उसके अंदर जो छोटी सी ग्रामेटिकल जो वहाँ का पोर्शन है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज़ कहीं ना कहीं हमें आगे देखने को मिलेगा। और पार्ट ऑफ स्पीच में आज इसका एक कर्सरी लुक लेंगे, है ना, एक ओवरव्यू इसको अपन लेके चलेंगे, ताकि जो आठों टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसका एक मोटे मोटे तौर पे अपने को पता होना चाहिए कि वो करते क्या हैं, किस तरह से वो दिखते हैं और सेंटेंस में आके वो अपना क्या रोल अदा करते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की अगर पहले बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा ना। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं। अब कुछ सेंटेंस में जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वहां पे ऑप्शनल रहता है। सेंटेंस के हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है तो वो अपना हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। और ऐसा या फिर ऐसा वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो ना। इस फाइनाइट वर्ब की पिछली क्लास में भी डिटेल में बात करी थी, क्योंकि फ्रेज है या क्लॉज है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? फाइनाइट वर्ब। कितने क्लॉज हैं सेंटेंस में, कौन डिसाइड करता है? फाइनाइट वर्ब। तो इस प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब आएगा वो फाइनाइट, कितने फाइनाइट वर्ब हैं उसके अंदर, वो डिसाइड करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल है या कोई और उसका टाइप है। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो आई गो टू स्कूल। आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, क्या, और जाना यहाँ पे एक्टिविटी है, तो गो जो है यहाँ पे हो गया वर्ब। तो एक सब्जेक्ट है, एक यहाँ पे वर्ब है, ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। उसी तरह से शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या कर रही है? गाना गाती है, तो ये जो है वर्ब हो गया। तो अगेन सिंपल सेंटेंस। फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस ये अपना वर्ब हो गया। तो इस तरह के एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब के साथ जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो हो जाएंगे हमारे सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट अगर देखें इसमें कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा आपके प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? कल वाली क्लास में देखा था, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें अपना पूरा मीनिंग लेने के लिए किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो दो या दो से अधिक अगर प्रिंसिपल क्लॉज हैं तो फिर वहां पे वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। और इनको हम कनेक्ट किससे करते हैं? कल एक कोऑर्डिनेटिंग वाला हमने देखा था, है ना, जब क्लॉज पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका आप देखिए, द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आर वे। तो एंड से ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो पहला पार्ट है ये पहला प्रिंसिपल क्लॉज, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तभी वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अब यहां पर भी एंड से कनेक्ट हो रहा है। पहला वाला हिस्सा जो है वो पहला प्रिंसिपल क्लॉज और ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकते हैं, यहाँ पे सिंपली दो के लिए दो का एग्जांपल मैंने लिया है। देखने को भी इसी तरह की मिलेंगे एग्जाम में, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स खतरनाक चीजें नहीं दिखेंगी सेंटेंस के नाम पे। तो ये हो गया अपना कंपाउंड सेंटेंस। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही होगा, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
एक प्रिंसिपल क्लॉज तो हमें चाहिए, उसके बिना तो बाकी का मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। और एक या एक से ज़्यादा जो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे वो कहलाएगा फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कल जो क्लॉजेस की क्लास करी थी वो इसीलिए करी थी कि हमें थोड़ा सा अंदाजा लगे कि हम लोग आगे की क्लासेस में क्या कर रहे हैं। जो अब ये सारी जो टर्म्स अब आपके सामने आएंगी तो नया जैसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में वो देखा हुआ है। ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा पूरा डिपेंड करता है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसका नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का वो हो जाएगा मिक्स्ड सेंटेंस। अब मिक्स्ड में क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों ही टाइप के क्लॉजेस रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट है तो उसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज तो मिल ही जाएगा। अब जब दोनों तरह के कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को मिक्स करके आप बना रहे हो तो वो मिक्स सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल देखिए, थोड़े से लंबे सेंटेंस से बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ही टोल्ड हर दैट ही वुड गो टू हर हाउस, फिर देखो एंड से कनेक्ट किया, एंड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स व्हाट हैज हैपेंड। और दूसरा देखें, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गो टू हिज हाउस एंड इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट हिज मिसकंडक्ट। सेम ही स्ट्रक्चर है, वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे हैपेंड और मिसकंडक्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जो थोड़े से जैसे जैसे सेंटेंसेस लेंदी होना शुरू होंगे तो वो फिर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में होंगे, मिक्स सेंटेंसेस की कैटेगरी में होंगे। और जो बाकी के वन लाइनर सिंपल से जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस या फिर जो हमारा सेकंड वाला है, ये मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों तो लेंदी सेंटेंस बना के हमें देते हैं। ज़्यादातर जो भी लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे उनमें कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर वन लाइनर हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं, तो या तो वो हमारा सिंपल वाला हो जाएगा या फिर हमारा कंपाउंड, दो क्लॉज को मिला के बन जाएगा। अब इसमें अपनी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब याद रहे कि मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इसके ऊपर फिर देखें सिंपल है। नाम से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, एक एक वर्ब है, तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो प्रिंसिपल क्लॉज को मिला रहे हैं तो वो हो जाएगा कुछ कंपाउंड जैसा। कॉम्प्लेक्स अगर उसमें प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज इंक्लूड हो रहा है तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। फिर अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी कई हो सकते हैं, ज़्यादा जोड़ते जाएंगे तो और लंबे लंबे सेंटेंसेस बनेंगे, पर एग्जाम में उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती हैं। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि कई बार इसे अभी तक मेंशन कर चुके हैं कि ये नाउन है, वो प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है अपना क्या रोल अदा करते हैं, और विद एग्जांपल्स इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा। और बहुत फेमिलियर एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नाउन की डेफिनेशन वगैरह सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम वगैरह जो होता है, या फिर उसकी जो क्वालिटी के बारे में कुछ दर्शाया जाए, या फिर उसकी अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड, इन चीज़ों के बारे में जो इंडिकेशन दे वो हमारे नाउन होते हैं। अब किस तरह के दिखते हैं वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति की बात करें तो जो प्रॉपर जो अपना नाम है वो नाउन है। तो राजेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो राजेश यहाँ पे नाउन हो गया। सीमा इज सीविंग, सीमा सिलाई कर रही है, तो सीमा यहाँ पे नाउन है। फिर स्थान, जो प्लेसेस होते हैं उनके नाम भी जो है नाउन होते हैं। तो आई लिव इन माई विलेज, तो विलेज जो है यहाँ पे स्थान है, ये नाउन है। इंडिया इज लार्ज कंट्री, इंडिया यहाँ पर नाउन है। वस्तु, चीज़ों की अगर बात करें तो दिस इज अ चेयर, इट इज़ हर पेन, ना पेंसिल, पेपर, टेबल, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी नाउन होते हैं। फिर पशु, जो एनिमल्स हैं या फिर उनके जो कॉमन एक पूरे जो क्लास का एक पूरा नाम है, वो भी जो है वो नाउन की कैटेगरी में आता है। तो दिस इज माई हॉर्स, ये नाउन हो गया। द बफेलो इज अ डोमेस्टिक एनिमल, बफेलो यहाँ पे अगेन नाउन का काम कर रहे हैं। गुड की बात करें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो नाउन है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स एट ऑल, यहाँ पर ब्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ पे नाउन की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। फिर कार्य, अब कार्य में भी उसको वर्ब से मत आप कनेक्ट करना है ना। यहाँ पे जैसे एग्जांपल को देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग। जॉगिंग, स्विमिंग वाली अगर आपको बात याद हो, जेरेंड होता है वो, तो यहाँ पे जॉगिंग, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। फिर अवस्था, स्टेट है ना, किस स्थिति में है वो,
तो अ गवर्नमेंट ट्राइज हार्ड टू इरेडिकेट पॉवर्टी, या रेस्ट रिलैक्सेस बॉडी। तो ये सब जो है वो उसकी पोजीशन बता रहे हैं या फिर उसकी स्टेट बता रहे हैं, किस स्टेट में है वो। तो ये सारी चीज़ें अपना नाउन की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चंस में भी हमें कोई बाइफरकेट नहीं करना पड़ता है, या फिर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को तोड़ के नहीं देखना पड़ता है कि ये नाउन है कि ये प्रोनाउन है, क्या है बताइए, ऐसा कोई सवाल अपने इसमें नहीं आता। अपने इसमें आते हैं एरर डिटेक्शन वाले पार्ट। पर एरर डिटेक्शन के लिए फिर जो रूल्स हैं वहाँ पे अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए कि अच्छा नाउन है तो इसमें इस तरह से दिखता है और ऐसे ऐसे रूल लगाएंगे, एडवर्ब है तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है और ऐसे ऐसे रूल्स उसके चलते हैं। तो जो भी नाम है ना, जो भी नॉमेनक्लेचर है, इससे अपने को फेमिलियर होना पड़ता है, तभी इसके आगे रूल्स देख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से इसको स्कूल की तरह मत लेना कि आप बैठ के जो है वो डेफिनेशन रट रहे हो, कोई मतलब नहीं डेफिनेशन का। अगर आपको बस समझ में आ गया कि एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच कैसा दिखता है, बस मोर देन सफिशिएंट है अपने एग्जाम के लिए। स्कोर करने के लिए तो जो चीज़ें हैं वो भी हम आगे देखेंगे, अभी ये अपना बेस बनता चल रहा है। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन का क्यों जरूरत है जब नाउन हमारे पास पहले से है? तो जब भी स्ट्रक्चर या सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, जब पैराग्राफ लिखे जाते हैं, तो अगर आपने किसी व्यक्ति, किसी चीज को, कोई भी नाउन जो है उसको अगर आपने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब वापस से उसको बार बार उसी की चीज लिखेंगे तो वो रिडंडेंट हो जाता है ना, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, फ्लो नहीं आता। इसलिए उसकी जगह फिर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल देखें, रमेश इज माय फ्रेंड, ये पहला सेंटेंस, फिर ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। अब यहां पे ये जो ही है, चाहते तो यहां पे रमेश भी लिख सकते थे कि रमेश इज माय फ्रेंड, रमेश इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, तो वो पढ़ाई की दृष्टि से या फिर पढ़ने के जो फ्लो है उसके हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आपने नाउन को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके बाद उसकी प्लेस पे आप प्रोनाउन का यूज करते करते रहेंगे, आगे भी करते जाएंगे उसको। द टेबल इज मेड ऑफ कॉस्टली वुड, इट इज द वन आई लाइक ना। तो यहाँ पे इट, बार बार टेबल 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 बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने बता दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया कि किसी टेबल की बात हो रही थी, फिर यहाँ पे उसके आगे उसके जो प्रोनाउन है उसके लिए उसका प्रयोग करते चलेंगे और अपने आगे के पैराग्राफ को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है देते चलेंगे। तो इतना ही काम है अपने प्रोनाउन का। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनके इनकी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी कह सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। नाउन के भी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब चीज़ें। प्रोनाउन के अंदर भी डिस्टिंक्शन होता है। तो ये छोटा सा एक अभी जब क्लासेस करेंगे तब तो मैं बताऊंगा, पर अभी से चूंकि आप यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो पढ़ के आना, थोड़ा सा एक बार बुक से देख लेना कि अच्छा प्रोनाउन के अंदर ऐसी ऐसी भी कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो जब क्लास में आके उसको देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो ज़्यादा याद होगा। एक काइंड ऑफ रिविजन जैसा हो जाएगा पहली ही क्लास में। तो ये चीज़ें हैं, अच्छी तरीके हैं, अच्छे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, तो वो सीखनी पड़ेगी, है ना। अब कंपटीशन और स्कूल वाली बात जो है वो बार बार मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है तो ये एटीट्यूड देखने को मिलता है। वो उनका अभी भी स्कूल से तो वो लोग निकल गए हैं लेकिन स्कूल उनके अंदर से अभी नहीं निकला है, तो उसको अब निकालना पड़ेगा। अब कंपटीशन की जगत में आप आ रहे हो तो कंपटीशन अपने अंदर लाना पड़ेगा ना। स्कूल बाहर निकालना है, कंपटीशन अंदर लाना है। तो ये प्रोसेस अब आपको इनिशिएट करनी है अगर अभी तक आपके अंदर नहीं है तो। पढ़ने की दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपटीशन फेस करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए ना, उसके लिए तो जरूरी है वो ट्रांजिशन होना, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है? जो शब्द नाउन और प्रोनाउन पर जो है उनके जो भी गुण बताए, क्वालिटी इसके बारे में कुछ बात करे, क्वांटिटी के बारे में बात करे, नंबर्स वगैरह उनके बारे में कुछ बताए, बेसिकली उनको मॉडिफाई करे, उनके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडजेक्टिव से जुड़ी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव का प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या एक्सेप्शंस हैं और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को भी ये मॉडिफाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पर फौरी तौर पे एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। जैसे इन एग्जाम्पल से समझिए, द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले, तो ऐसा भी लिख सकते थे द डॉग कैन नॉट प्ले, लेकिन यहाँ पे लेजी जोड़ा गया जानबूझ के एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालने के लिए कि वो जो डॉग है वो कैसा है, लेजी है ना, ज़्यादा वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। डू यू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर,
तो अब यहाँ पे डू यू टेक बाथ इन वाटर, या फिर अब यहाँ पे जो कोल्ड है, क्यों कोल्ड एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है कि पानी जो है वो कैसा है, गर्म है, ठंडा है, गुनगुना है, किस तरह का है। तो कोल्ड ये उस वाटर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। फिर यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट्स, तो किस तरह के स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, तो ये एडजेक्टिव है जो कि स्टूडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स हैं वो चीज। फिर नीता इज अ यंगर, यहाँ पे यंग, ये क्या है, एडजेक्टिव है, किस तरह की लड़की है, तो यंग है वो बता रहा है ना, ओल्ड है, यंग है, चाइल्ड है, क्या है, तो वो सब चीजें अपने को यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की प्रॉपर्टीज उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें एडजेक्टिव देता है। यहाँ तक क्लियर? तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो तीनों चीजें फ्लो में चल रही। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं पर अभी उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, अभी जस्ट हमें देख लेना कि अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बस ये थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप होती रहनी चाहिए। फिर वर्ब्स की बात करें, वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सब टाइप्स हैं, उसके अलग अलग वर्ब के फॉर्म हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर फिलहाल देखें अगर कि वर्ब बेसिकली होता क्या है, वर्ब का क्या काम होता है हमारे सेंटेंस में। तो जो भी कोई कार्य एक्टिव एक्टिवली कोई चीज हो रही है उसको बताया जा रहा है, कोई कर रहा है, या फिर उसकी स्थिति किस स्थिति में है, ये फौरी तौर पे दो चीजें वर्ब अपने को बता देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्शन वर्ब या फिर स्टेट वर्ब। अगर एक्शन बताया जा रहा है कि कुछ होते हुए कुछ होना है, वो चीजें अगर बताई जा रही हैं तो वो फिर एक्शन वर्ब की कैटेगरी हो जाएगी। या फिर किसी चीज, जगह या कोई भी व्यक्ति की स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसा है, किस किस पोजीशन में है फिलहाल, तो वो फिर हो जाएगा हमारा स्टेट वर्ब। एग्जाम्पल से समझिए, आई बॉट अ वॉच, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, खरीदा, खरीदा करा, खरीदा मतलब कुछ एक्टिविटी करी, इसलिए वो एक्शन वर्ब है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, तो रोट उसने लिखा, एक्टिवली लिखा, तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। कोलकाता इज अ बिग सिटी, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे इज है, तो कोलकाता इज, अब कोलकाता कोई एक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, कोलकाता की स्थिति बताई जा रही है कि वो किस तरह की सिटी है, तो बहुत बड़ी सिटी है, तो ये बता रहा है स्टेट। फिर आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो आयरन और कॉपर जो है वो क्या है, वो बहुत यूजफुल मेटल्स है, तो यहाँ पे आर जो है वो क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि वो कैसे हैं। आयरन और कॉपर क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहा है ना, स्थिति बता रहा है, इसलिए वर्ब में दो कैटेगरी हो जाती है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। इतना आपने समझा। इसके आगे रूल्स देखेंगे कि एक्शन वर्ब में किस तरह के रूल्स होते हैं, स्टेट वर्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके क्या एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें। पर फिलहाल वर्ब की क्या प्रॉपर्टी है, वो हमारे सेंटेंस में आके क्या करता है और किस तरह का दिखता है, वो चीज़ें समझनी है। वर्ब के बाद आता है अपना एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐसा नाम सुन के लगता है कि शायद ये तो जैसे एडजेक्टिव था तो ये भी एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं, ये बहुत सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना, एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे सकता है, विशेषताएं बता सकता है, तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। अब ये बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है या उसके बारे में उसकी विशेषताएं बता सकता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझे तो बेटर है, बजाय इसके ग्रामर में कूदने के, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा समझने के लिए। तो ही रन्स फास्ट, वो कैसा दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे रन जो है ना, रन क्या हो गया, हमारा वर्ब है, वो तो एक एक्टिविटी है, एक्शन हो रहा है। फॉर कैसा, और वो दौड़ कैसा रहा है ना, तो उसकी दौड़ जो है उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसकी कुछ विशेषता बताई जा रही है। तो कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, इसलिए यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज रियली सिंसियर, वो कैसा है, बहुत सिंसियर है। तो यहाँ पे सिंसियर क्या है, वो बहुत सिंसियर है, उसके बारे में प्रॉपर्टी, उसकी बारे में प्रॉपर्टी बताई जा रही, जो भी व्यक्ति है ना, जिसके लिए भी प्रोनाउन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंसियर क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। और रियली सिंसियर है ना, बहुत फोकस दिया जा रहा है उस सिंसियर वाले वर्ड पे, इसलिए इस एडजेक्टिव को वो क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे उसकी विशेषता बता रहा है। तो रियली जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडवर्ब क्या कर रहा है, आपकी बार एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ऊपर क्या हो रहा था, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। और देखें किसको किसको कर सकता है, तो शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, वो कैसे बोलती है,
बहुत धीरे धीरे, बहुत सॉफ्ट उसमें लहजे में बोलती है। अब यहाँ पे कैसे, शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली। अब यहाँ पे कैसे बोलती है सॉफ्टली, क्या कर रही है, क्वाइट स्पीक्स। बोलना जो है वो वर्ब हो गया, उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन, एडवर्ब क्वाइट, और इसको और कौन क्वालिफाई कर रहा है, सॉफ्ट, सॉफ्टली, क्वाइट सॉफ्टली। एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब वर्ब को कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को कर सकता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। और देखें किसको कर सकता है ये, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, बिल्कुल उसके सिर के ऊपर ऊपर जो है बर्ड, चिड़िया जो है उड़ रही थी। अब इसमें अगर देखें तो एग्जैक्टली और यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया ओवर, कहां पर, तो उसके सर के ऊपर, एग्जैक्टली ओवर, एग्जैक्टली कहां पर, उसके सर के ऊपर। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, कहां पर, एक तो आपने पोजीशन बता दी ओवर, और एग्जैक्टली जोड़ के और उसको आपने वहां पे एम्फेसिस दिया। फिर लकीली राम एस्केप्ड अनहर्ट। अब यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब है लकीली और राम एस्केप्ड अनहर्ट, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। तो लकीली जो है उस फ्रेज को, उस कंप्लीट फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ा सा नया है, पर हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें बस यहाँ पे इतना समझना है कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किस किस की, तो तमाम सारे पार्ट ऑफ स्पीच की वो विशेषताएं बता सकता है। आगे देखें प्रीपोजिशन, ऊपर एक प्रीपोजिशन देखा था, ओवर था, तो उसको देखें। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करे, मतलब या फिर कहें उसकी सिंपल सा पोजीशन बताए कि कहाँ पर है, अंडर द टेबल है, अबो ओवर द टेबल है, जैसे ऊपर वाले में था अबोव द हेड था ना, बिसाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आती हैं। तो एट, इन, फॉर, अंडर, अबोव, ओवर, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। एग्जाम्पल्स में अगर इसको देखें तो गीता सिट्स अंडर द ट्री, कहां पर बैठती है, पेड़ के नीचे, पेड़ की छाव में, अंडर। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, सन के आसपास जो है वो धरती घूमती है। ही इज इन द प्ले ग्राउंड, कहां पर है वो, प्ले ग्राउंड में है, खेल के मैदान में है। ही एडवाइज्ड अस एंड वेंट ऑन, उन्होंने हमें एडवाइज दी और फिर वो चले गए। यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशंस हैं, वो हमें पोजीशन बताते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन की ज़्यादातर, बहुत, क्योंकि इंग्लिश में देखो क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो कुछ पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के होंगे जहाँ पे कुछ और हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन का काम यही होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बता रहा होता है। अगला देखें कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऊपर जब हमने कल की क्लास में या फिर आज जो स्ट्रक्चर्स देखे थे तो वहां पर देखा था क्लॉजेस को जोड़ रहे थे हम लोग, एंड से, बिकॉज से, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम उसको बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो जुड़ रहा है। तो कंजंक्शन का क्या काम है, वो दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है। और वो क्या दो चीज़ें हैं, तो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों ना, ग्रुप फ्रेजेस हो सकते हैं आपके, क्लॉज हो सकते हैं, वर्ड्स को जोड़े, क्लॉजेस को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, या फिर इनफैक्ट सेंटेंसेस को जोड़े। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस था जहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग जोड़ रहे थे, तो वो दो सेंटेंस उन्होंने जोड़ दिए, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे सीता और गीता इन दोनों को इसने जोड़ा, कंजंक्शन हो गया। फिर आई मेट हर नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री, एंड यहाँ पे इन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो ये हो जाता है हमारा सिंपल सा कंजंक्शन। काफ़ी इजी सा है, आप लोग काफ़ी फेमिलियर भी होंगे इससे। तो ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक के चल रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इनमें डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि किस तरह से देखें। तो डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन क्या अंतर हमें एक छोटा सा दिख सकता है। तो प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज लगा होता है। एग्जाम्पल अगर देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये जो राइजेस इन द ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे इन तो प्रीपोजिशन है और ये इन द ईस्ट, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है ना। तो फ्रेज के अंदर क्या होता है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। फाइनाइट वर्ब अगर है उसके अंदर तो वो फिर क्लॉज होता है। तो चूंकि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया फ्रेज और इन द ईस्ट। अब दूसरा देखें
कंजंक्शन के साथ क्लॉज लगा होता है। जब आप एग्जांपल्स देखेंगे चाहे आज वाली क्लास में या कल वाली क्लासेस में, तो जहाँ पर भी एंड वगैरह लग के आ रहा था, जिन सेंटेंसेस को हम एंड से जोड़ रहे थे, तो वहाँ पे वो क्लॉज थे, दो क्लॉजेस को हम लोग आपस में इजीली जोड़ रहे होते थे। आई हैव हेल्प्ड यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे बिकॉज जो है वो इनको जोड़ रहा है, और दोनों के पास अपना अपना फाइनाइट वर्ब भी है, इसलिए तो कंजंक्शन के साथ क्लॉज लगा होता है और प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज लगा होता है। ये छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि पढ़ने में हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, और ना हमें इतना माइन्यूट डिटेल हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ये जस्ट देखने के लिए कि अच्छा यहाँ पर ऐसा कुछ है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, या फिर इसके कुछ ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं। थोड़ा सा भी अगर बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीज़ रह गई और आपने अगर एक बार इसको रिवाइज कर लिया तो मोर देन सफिशेंट है ना, क्योंकि अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं एक, या फिर कहीं इन स्ट्रक्चर से, इन चीज़ों से फेमिलियर हो रहे हैं, ताकि आगे चल के जब हम इनके रूल्स देखें ना, जब हमारा एकदम मेन एग्जाम टारगेटेड जो चीज़ें हम लोग देखेंगे रूल बेस्ड ग्रामर को, वहाँ पे टर्म्स हमें परेशान न करें कि अगर मैं कुछ फ्रेज अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप सोचो यार ये फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो ये चीज़ें हमें परेशान ना करें। इसलिए इनिशियली मैं इतना टाइम इस पर डिवोट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के अपने को बेसिक्स पे नहीं फंसना है बार बार, है ना। बेसिक ही करते रहेंगे तो फिर कब अपने एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल अभी अभी मेहनत कर लो इस पे, ये नहीं सोचना है कि अरे बेसिक इससे क्या होता है, इसी से होता है, क्योंकि आगे चल के जब इसी पे ऊपर बेस बनेगा ना, ये नहीं समझ में आया तो आगे फिर दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि चीज़ें बन नहीं पाएंगी, पर दिक्कत आएगी। अगर कोई चीज़ 1 मिनट में समझी जा सकती होगी तो उसको समझने में फिर 10 मिनट लगेंगे, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये फर्क पड़ता है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। तमाम इनफैक्ट किताबों में भी आपको 7 पार्ट ऑफ स्पीच दिखा देते हैं, इंटरजेक्शन को एक कई लोग 8वां जोड़ देते हैं, तो सारा का सारा मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ। जो शब्द खुश, खुशी या गम, डर, हैरानगी ना, इस तरह के जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं उनको दर्शाने के लिए जो कुछ कुछ खास शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। और ऐसे इंटरजेक्शन के जो शब्द होते हैं उसके बाद एक्सक्लामेटरी का मार्क लगता है। इसको एग्जाम्पल से देखें तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पे खुशी बताई जा रही है ना कि मैच जीत लेने की खुशी। अब चूंकि रिटर्न लैंग्वेज होती है, अब जैसे बोल के बताना है तो आप देख सकते हैं कि खुश हो रहे हैं तो टोन इस तरह का है, बहुत सारी चीज़ें जज हो जाती है। लेकिन जब रिटर्न टेक्स्ट होता है, जैसे कि अगर आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो नॉवल में जो राइटर है वो अपना किस तरह का मूड दर्शाना चाहता है, कि वो बता रहा है कि जो भी आपका प्रोटागोनिस्ट है वो गुस्से में है या फिर वो जो है बहुत खुश है, बहुत दुखी है, तो वो चीज़ें वो लिख के आपको कैसे बताए, उसके लिए फिर इस तरह के वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन है, इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हुर्रे यहाँ पे बता रहा था कि खुशी की कुछ बात है, फिर यू हैव बिट्रेड मी, तो यहाँ पे जो है वो दुख दर्शा रहा है कि यार तुमने मुझे फिर धोखा दे दिया। तो इसलिए ये चीज़ें, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स इन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें हम कहेंगे इंटरजेक्शन। ये क्या बताएंगे, मूड बताते हैं, किस मूड में है वो ना, खुश है, दुखी है, गुस्से में है, क्या है, किस उसका जो बिहेवियर है या उस समय उसका जो माइंड सेट है वो कैसा है, तो ये शब्द उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिंपल वन वर्ड ही लिखा हो, हुर्रे और कई बार कई जगह आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो पूरे पूरे सेंटेंस के बाद ये अपना एक्सक्लामेटरी का साइन लगा होता है। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा अकेला शब्द ही इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग हो। पार्ट ऑफ स्पीच का समूह है ना, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ क्लॉज, वो जो पूरा का पूरा है वो भी इंटरजेक्शन की तरह प्रयोग में लाया जाता है। डे टू डे में आपको तमाम तरह के इस तरह के सेंटेंस इनफैक्ट पढ़ने को भी मिलेंगे। जैसे इसे अगर देखें, यू कॉल हर इनोसेंट, या फिर व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज, तो ये पूरा जो है इंटरजेक्शन की तरह पूरा काम कर रहा है। ठीक, तो मूड जो भी बताए वो होगा हमारा इंटरजेक्शन। तो सारे के आठों पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक्स हमें बस पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल में किस तरह से देखते हैं, इसलिए मैं हमेशा सेंटेंसेस का रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि सेंटेंस अब जैसे इस तरह का कोई सेंटेंस है तो तमाम बार देखने को मिलेंगे, पर अगर रूल की बात करें तो कोई अपने को लिखना तो है नहीं कि अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम है कि उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर ये चीज़ अपने को बैक ऑफ द माइंड एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ताकि जब हम आगे रूल्स लगाएं
तब वहाँ पे कन्फ्यूजन ना आए कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो फिर इनके बेसिक्स पे आ जाती हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेटिंग है, कंजंक्शन है, तो ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ रहा होगा, ना कि सबऑर्डिनेटिंग को किसी और से। बस ये चीज़ें आगे चल के अपने काम आएंगी, इसलिए ध्यान से इसको देखना। और इससे जुड़ी जो और बेसिक चीज़ें हैं, एक बार आप बुक से खुद से पढ़ना। मैं तो आगे चल के आपको कराऊंगा ही जब इसके डिटेल्ड इंडिविजुअल टॉपिक में देखेंगे, पर पहले से अगर आप टेक इट एज अ होमवर्क, है ना। हमेशा क्लास में आना है तो थोड़ा पढ़ के आना है, तभी क्लास ज़्यादा समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। वरना फिर वही नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, आप अभी देखोगे कुछ मिस हो गया फिर वापस रिवाइज करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम इंपॉर्टेंट है, उतना टाइम जब जितना आपका बचेगा आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। और पढ़ के आने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ के आओ, जस्ट 10 मिनट 15 मिनट एक कर्सरी लुक दे दो आप अपनी किताब में कि अच्छा ये टॉपिक है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, और फिर आप क्लास में आओ तो आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा।